नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। अब विधायकों को तोड़कर सरकार गिराने के खेल पर लगाम कसने की तैयारी तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में लंबी और गहरी बहस के बाद इस मामले का फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन इसका असर सत्ता के गलियारों में साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल सीबीआई और ईडी के दम पर सरकार की अनुमति से नेताओं और संबंधित अधिकारियों को टारगेट करने का खेल अब थमने की कगार पर है और इसकी तैयारी ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। इस घटनाक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के होश उड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अकेले दम पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने मोर्चा संभाला, जिसने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के पसीने छुड़ा दिए। ईडी और सीबीआई के सहारे विपक्षी नेताओं को जेल में डालना और फिर उनकी पार्टियों के विधायकों को भी निशाना बनाना, यह मोदी, शाह और बीजेपी का वह कृत्य है जिससे हर कोई वाकिफ है। जैसे ही कोई नेता बीजेपी में शामिल होता है, उसके खिलाफ दर्ज मामले बंद कर दिए जाते हैं। इससे ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं पर सरकार के पिंजरे में बंद तोता होने का गंभीर आरोप लगता है। दरअसल सत्तारूढ़ दल बीजेपी के किसी नेता पर ईडी या सीबीआई की रेड नहीं होती, क्योंकि सरकार ने लोक सेवकों को बचाने के लिए दोहरे नियम लागू कर रखे हैं। इन नियमों में अनुमति विपक्षी नेताओं पर तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए हरी झंडी नहीं मिलती। यहां तक कि सत्ता में बैठे नेता भी लोक सेवक है और अगर कोई विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल हो जाए तो उसकी फाइल भी चुपचाप बंद कर दी जाती है। यह दोहरा चरित्र साफ दिखाता है कि ये संस्थाएं सत्ता के इशारे पर नाच रही हैं और अब सुप्रीम कोर्ट इस खेल को रोकने की दिशा में कदम उठा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई हुई, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संशोधनों को चुनौती दी गई। यह मामला अभी फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन इसके पीछे की सियासी साजिशें और राजनीतिक वेंडेटा यानी बदला लेने की भावना की कहानी बेहद दिलचस्प है। सवाल यह है कि क्या यह संशोधन सत्ता पक्ष के नेताओं को बचाने और विपक्ष को कुचलने का हथियार बन गया है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं, जिसमें कोर्ट रूम की बहस, जजों की प्रतिक्रिया और सियासी खेल का हर पहलू शामिल करेंगे। इन संशोधनों में दो मुख्य धाराओं पर सवाल उठ रहे हैं, जिस पर एक ठोस फैसले की जरूरत है। पहला है धारा 17A। यह नियम कहता है कि अगर किसी लोक सेवक पर यह आरोप हो कि उसने अपने आधिकारिक कर्तव्यों या फैसलों से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार किया है, तो उसकी जांच शुरू करने के लिए पहले केंद्र या राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी। बिना मंजूरी के पुलिस जांच नहीं कर सकती। विपक्ष का आरोप है कि यह प्रावधान सत्ता पक्ष के नेताओं को बचाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि अनुमति लेने की प्रक्रिया में देरी या इनकार से जांच रुक जाती है। लेकिन धारा 13 भी चुनौती के दायरे में है। इसमें भी बदलाव है। इस धारा में संशोधन के जरिए यह तय किया गया है कि अगर कोई लोक सेवक अपने पद का दुरुपयोग करके खुद को फायदा पहुंचाता है, तो ही उसे करप्ट माना जाएगा। अगर किसी तीसरे व्यक्ति को फायदा हुआ हो तो यह धारा उसमें पूरी तरह लागू नहीं होती। इससे सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए बच निकलने का रास्ता खुल गया है, क्योंकि वे अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचाकर खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। विपक्ष का दावा है कि यह संशोधन राजनीतिक वेंडेटा का हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को टारगेट करने के लिए खुलेआम देखा गया है। जैसे कोई नेता बीजेपी में शामिल होता है, उसके खिलाफ केस वापस ले लिए जाते हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई तेज हो जाती है। यह दोहरा मापदंड तो साफ तौर पर दिखता है और सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा गहराई से उठाया गया है।
सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण और तुषार मेहता के बीच ईडी को लेकर एक तीखी बहस भी हुई, जो राजनीतिक वेंडेटा के मुद्दे पर केंद्रित थी। प्रशांत भूषण का तर्क क्या है, जरा समझिएगा। भूषण ने दलील दी कि ईडी का इस्तेमाल सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा बदले की भावना से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब कोई विपक्षी नेता या अधिकारी बीजेपी में शामिल हो जाता है तो फिर उनके साथ क्या होता है आप जज साहब जानते हैं कि फाइलें बंद कर दी जाती है, मामले वापस हो जाते हैं। उन्होंने कई नेताओं के नाम लिए और सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी, जिन्होंने पार्टी बदलते ही अपने केस से राहत पाई है। प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि यह सिस्टम सत्ता के हाथों में एक हथियार बन गया है, जो लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। उनका कहना था कि ईडी की स्वतंत्रता खत्म हो गई है और यह अब सरकार के इशारे पर काम कर रही है। सीबीआई के मामले में भी उन्होंने कहा कि मात्र 40% मामले में ही सीबीआई काम कर पाती है, बाकी में सरकार अनुमति नहीं देती। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने भूषण के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि ईडी का मुद्दा आप यहां मत जोड़ें। उन्होंने कहा यह कोई एनजीओ सेमिनार नहीं है, जिससे साफ जाहिर हुआ कि वे प्रशांत भूषण की बात को हल्के में ले रहे थे। मेहता का तर्क था कि ईडी की कार्यप्रणाली पर बहस इस मामले का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यह प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के संशोधनों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाइयां कानूनी प्रक्रिया के तहत होती हैं और इन्हें राजनीतिक रंग देने की कोशिश गलत है। लेकिन सबको पता है कि हर एजेंसी एक साथ टूट पड़ती है, हर कोई मौका ढूंढती है। यह बहस थोड़ी देर के लिए गरमाई, लेकिन जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने इस मुख्य मुद्दे पर फिर वापस लौटने को कहा, क्योंकि केस धारा 17A और 13 के संशोधनों पर था। फिर भी भूषण की दलीलें सियासी दबाव और वेंडेटा की ओर इशारा करती रहीं, जो जजों के सामने एक गंभीर सवाल बनकर उभरी हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यहां एनजीओ पर ही सवाल उठाते नजर आए। तुषार मेहता ने एनजीओ की भूमिका को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार के हर फैसले से कोई न कोई नाखुश रहता है। ऐसे में लोग सीधे कोर्ट नहीं जाते, बल्कि हायर फॉर कॉज एनजीओ के जरिए एफआईआर दर्ज कराते हैं। उनका तर्क था कि यह स्थिति अधिकारियों के लिए खतरा पैदा करती है, क्योंकि उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं और कोई भी फैसला अगर उन्होंने लिया तो इस कारण कोई एनजीओ उन पर शिकायत दर्ज करा सकता है। जबकि हेमंत सोरेन ने कपिल सिब्बल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि हमारे सेक्रेटरीज फाइल पर दस्तखत नहीं करते, क्योंकि सरकार दबाव डालती है कि अगर तुमने कुछ किया तो सबसे पहले तुम्हें ही जेल भेज देंगे। आखिर यह खेल क्या है? तुषार मेहता इस पर कुछ नहीं बोले। मेहता जी का कहना था कि धारा 17A जैसे प्रावधान इस डर को कम करने के लिए है, ताकि वो लोग निश्चिंत होकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकें, बिना परेशानी के काम कर सकें और राजनीतिक दबाव से बच सकें। हालांकि प्रशांत भूषण ने पलटवार करते हुए कहा कि यह दलील सत्ता पक्ष को बचाने की कोशिशें हैं, क्योंकि एनजीओ अक्सर जनता की आवाज बनते हैं और इनकी शिकायतें अक्सर सही होती हैं। लेकिन फिर यहाँ पर आर्टिकल 142 की चर्चा होती है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। आर्टिकल 142 भारतीय संविधान का एक शक्तिशाली प्रावधान है, जो सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार देता है। कोर्ट इस केस में धारा 17A को रद्द कर सकता है या जांच प्रक्रिया में बदलाव का आदेश दे सकता है। जजों ने इस सुनवाई में संतुलन बनाने पर जोर दिया। ईमानदार अधिकारियों की रक्षा और भ्रष्टाचार की जांच के बीच एक बैलेंस की जरूरत है। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस विश्वनाथन ने दोनों पक्षों से सवाल पूछे। जस्टिस नागरत्ना ने पूछा कि धारा 17A में सरकार से क्या तात्पर्य है और कौन अनुमति देगा। तुषार मेहता ने जवाब दिया कि इसमें मंत्रियों से लेकर गवर्नर तक की व्यवस्था है। लेकिन जस्टिस विश्वनाथन ने सवाल उठाया कि क्या सरकार अपने चहेते अधिकारियों के खिलाफ अनुमति देगी। यह सवाल राजनीतिक वेंडेटा की ओर इशारा करता है। लंबी बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जजों ने माना कि धारा 17A और 13 के संशोधनों की संवैधानिकता पर गहराई से विचार करना होगा, खासकर यह देखते हुए कि क्या ये प्रावधान
सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचा रहे हैं? इसका जवाब ढूंढना होगा। लेकिन बहस तो बहुत तगड़ी हुई, फैसला तो सुरक्षित रख लिया गया और फैसले के सुरक्षित रहने से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। विपक्ष का कहना है कि यह मोदी शाह की रणनीति पर ब्रेक लगाएगा, जिसमें ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष को डराने के लिए हो रहा था। अगर कोर्ट धारा 17A को रद्द करता है तो सत्ता पक्ष के नेता भी जवाबदेह होंगे, जो उनकी रणनीति के लिए बड़ा झटका होगा। यह केस सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक साजिशों के खिलाफ बड़ी लड़ाई है। धारा 17A और 13 के संशोधन सत्ता पक्ष को बचाने के हथियार बन गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण की दलीलें और आर्टिकल 142 की शक्ति ने उम्मीद जगाई है। भूषण ने ईडी के दुरुपयोग को उजागर किया, जबकि मेहता ने इसे बचाने की कोशिश की। जजों के सवालों से साफ है कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं। अगर कोर्ट इस प्रावधान को रद्द करता है तो यह लोकतंत्र की बड़ी जीत होगी, लेकिन अगर यह बचा रहा तो सत्ता का खेल जारी रहेगा। आपकी राय क्या है? क्या ईडी का दुरुपयोग रोकना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों तक यह वीडियो पहुंचे और जागरूकता फैले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।